राम राम जी। आज एक और तो राज्यसभा में जो 3 कृषि संबंधित विधेयक जो पहले अध्यादेश के तौर पर जारी किए गए, उनमें से 2 को राज्यसभा में आज पारित किया जा रहा है। और दूसरी ओर देश का किसान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत का किसान आज सड़कों पर है इन विधेयकों के खिलाफ। ऐसे में अगर जो किसानों की मांगे हैं, जो उचित और जायज किसानों के प्रश्न हैं, उनके उत्तर नहीं मिले, उन मांगों को नहीं माना गया, व्यापक संशोधन नहीं किए गए इन विधेयकों में, तो आज का दिन देश की कृषि के इतिहास में काले दिवस के रूप में जाना जाएगा। मुझे बहुत टीस है इस बात की कि मैं पिछले कई दिनों से इन 3 विधेयकों को लेकर तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात राज्यसभा में रख पाऊं, ऐसी तैयारी कर रहा था। मगर जैसा कि आपको पता है कि 12 दिन पहले कोरोना संक्रमित होने के बाद से मैं अस्पताल में हूं और मैंने आज की जो चर्चा थी, इससे पहले कोरोना का जो अपना टेस्ट कराया, वो टेस्ट जो दोबारा से पॉजिटिव आया कल शाम को, उसके बाद भारी मन से ये एक दुर्भाग्य रहा कि मैं राज्यसभा में, संसद में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इस चर्चा में आज मैं नहीं शामिल हो पाया। मेरे को टीस इस बात की है कि हरियाणा में 15 सांसद हैं, जिनमें से 14 सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के हैं और मैं अकेला विपक्ष का एक ही मैं सांसद हूं। और इसीलिए मेरा दायित्व था कि देश के लोगों की आवाज, किसान की, गरीब की आवाज मैं देश की सरकार के कान तक पहुंचाऊं। इसी बात को लेकर मैंने तैयारी करी थी। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद भी मांगता हूं कि अभी 3 में से 2 तो आज पारित हो जाएंगे विधायक, मगर जो तीसरा है वो तीसरा आए अगले 2-3 दिन में, इतने भगवान के आशीर्वाद से मेरा कोरोना नेगेटिव आए, कोरोना से मुक्ति मिले और मैं जाके राज्यसभा में भी अपनी बात रख पाऊं। मगर क्योंकि आज राज्यसभा में 2 पे चर्चा हुई है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अस्पताल से ही अपने एक साथी पेशेंट की सहायता लेकर, हमारे नीरज शर्मा जी विधायक एनआईटी से, मैं ये अपनी बात जो आज वीडियो बना रहे हैं, मैं अपनी बात और कुछ प्रश्न सरकार के कान तक ये प्रश्न पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, ये जो विधायक है, ये जो अध्यादेश आए थे 3 कृषि संबंधी, पूरे देश में आज क्यों किसान आंदोलित है? क्योंकि एक बड़ी मार एमएसपी व्यवस्था, प्रोक्योरमेंट व्यवस्था और पीडीएस व्यवस्था पर, जो 3 ऐसी व्यवस्थाएं जिनको आजादी के बाद हमारे कृषि सिस्टम में और गरीब आदमी को सस्ते में अनाज देने के सिस्टम को लेकर जिनको विकसित किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान से खरीद और राशन डिपो के माध्यम से गरीब आदमी को सस्ते में अनाज वितरण करने की ये जो 3 व्यवस्थाएं हैं, इन 3 व्यवस्थाओं पे बड़ी चोट आएगी, ऐसी आशंका किसानों के मन में है। और किसान और गरीब दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और निजीकरण, कृषि क्षेत्र में निजीकरण, बाकी देशों में तो शायद, जहां पे अमेरिका जैसे देशों में जहां 250 गुना ज्यादा जोत है, जमीन एवरेज जो लैंड होल्डिंग है किसान की, वो किसान के पास जो है हिंदुस्तान के मुकाबले में, वहां तो शायद कॉर्पोरेट चल सकते हो। मगर जहां छोटा किसान, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश में जैसा छोटा किसान हिंदुस्तान में है, वहां पे ये निजीकरण कितनी चल पाएगी, इसको लेके शंकाएं हैं। मैं कुछ सवाल, किसान, मगर सरकार कहती है किसान हितैषी और उनकी नीयत ठीक है, तो मेरे कुछ सवाल, सरकार इन सवालों का जवाब दे। पहला सवाल, एमएसपी की गारंटी सरकार देने की मांग को क्यों खारिज कर रही है? अगर सरकार कह रही है कि एमएसपी पे खरीद करेंगे, किसान मंडी में आ जाए एमएसपी पे खरीद लेंगे, तो मंडी के बाहर सरकार ये क्यों
गारंटी नहीं दे रही किसान को कि मंडी के बाहर भी न्यूनतम मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे खरीद होगी। और जो निजी एजेंसी, जो प्राइवेट कंपनी मंडी के बाहर एमएसपी से कम में किसान का फायदा उठाते हुए किसान से खरीदेगी, उस पे कोई ना कोई कानूनी पेनल्टी या सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया जाएगा। ये मांग जो किसानों की है कि एमएसपी पे क्यों गारंटी नहीं दी जा रही, इस मांग को क्यों खारिज किया जा रहा है। ये तीनों विधेयक, इन तीनों विधेयक में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र ही नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद होगी। ऐसे इस अभाव में किसान पे क्या बनेगी, आप सोच सकते हो। मेरा दूसरा सवाल, अगर नीयत ठीक थी तो कोरोना काल की आड़ में पीछे के दरवाजे से ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर, बिना संसद में चर्चा कराए 3 महीने पहले ये क्यों कानून लागू, ऑर्डिनेंस को लागू करने का की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया। और अभी भी कोरोना की परिस्थितियों में इतना बड़ा देश की कृषि व्यवस्था को लेकर इतना बड़ा, ये जो सरकार कह रही है कि आज तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, अगर ये इतना बड़ा रिफॉर्म है तो क्यों इसको जल्दबाजी में, कोरोना में पहले अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाए और अब आधे आधे दिन की चर्चा के हिसाब से लोकसभा राज्यसभा में, क्योंकि कोरोना की परिस्थितियों में आधे सांसद वहां नहीं भी हैं और जो है उनको कम से कम समय मिल रहा है, आप इस तरीके से इसको लागू कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, ये मांग किसकी थी? इन 3 विधेयकों को लाने की मांग किसकी थी? किसान तो मांग करता था कि C2 जो कॉस्ट है उस पे, जो आज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का फैसला होता है A2 कॉस्ट पे, वो A2 जो का कॉस्ट वो किसान का पूरा नहीं हो पाता। उस किसान की मांग थी C2, जिसके अंदर ठेका या लैंड लीज का जो है वो भी उसका भी जोड़ हो, फैमिली लेबर का भी जोड़ हो, जो किसान की तरफ से जो फैमिली लेबर लगता है, और इंटरेस्ट किसान को अगर देना पड़े कोऑपरेटिव को तो इंटरेस्ट का भी खर्चा जुड़े। उसके बाद C2 पे 50% मुनाफे के साथ एमएसपी दिया जाए। किसान की मांग एमएसपी क्यों थी? किसान की मांग एमएसपी को खत्म करने की नहीं थी, तो ऐसे में, या एमएसपी की व्यवस्था को कमजोर करने की नहीं थी। तो ये मैं सरकार से पूछता हूं, ये मांग किसकी मांग थी? इन विधेयकों की किसान की थी या बड़े औद्योगिक घरानों की थी? सरकार स्पष्ट करे किसकी मांग पे ये 3 विधेयक लेके सरकार आई है। अगला प्रश्न, सरकार कहती है प्राइवेट कंपनियां बाहर भी एमएसपी पे। मैं सवाल पूछता हूं कि प्राइवेट एजेंसीज को आज किसने रोका है? आज किसने रोका है कि मंडियों में आके न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा पे, एमएसपी पे ज्यादा से किसान से खरीदे? हमारी जब सरकार थी 2014 से पहले, तो यही हरियाणा था, यही हिंदुस्तान था। यहाँ के किसान ने, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, कपास हो, नरमा हो, चाहे धान हो, 4-4, 5-5 हजार क्विंटल धान गया। तो प्राइवेट एजेंसी ज्यादा भाव दे, किसने रोका है? ये सरकार स्पष्ट करे। प्राइवेट एजेंसी आज भी आ सकती है, मगर अब क्या होगा कि मंडी के बाहर प्राइवेट एजेंसी बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य की बाध्यता से किसान से कैश कितने ही भाव में खरीद और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इसको लेके हमें संशय है। अगला प्रश्न, जमाखोरी को सरकार ने अब जमाखोरी की छूट दे दी। 70 साल के देश के इतिहास के बाद जब जमाखोरी पे प्रतिबंध था, अब जमाखोरी कानूनन जो है जमाखोरी आप कर सकते हो। तो जमाखोरी पे छूट देने का फायदा क्या किसान को है, जमाखोर काला बाजार को है, या ग्राहक को है? जमाखोरी पे छूट देने का फायदा बीच के जमाखोर और काला बाजारी जो करेगा उसको इसका फायदा है। किसान से टमाटर, प्याज, इस तरह की जो पेरिशेबल खासतौर पे आइटम है, बाकी भी जो फसलें हैं, उनको किसान से सस्ते पे लेकर, और जब पूरा स्टोरेज होके सारी जब किसान से खरीद हो जाएगी उस सीजन की, जब भाव बढ़ेंगे, जो देखा गया उस समय जो है महंगे पे ग्राहक को देने का काम जो बीच के लोग करेंगे, वो उससे फायदा किसका है? एक तरफ किसान की बाजू को मरोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि किसान के पास इतनी ना तो स्टोरेज कैपेसिटी होती, ना किसान इतना रुक सकता, क्योंकि किसान को अपनी अगली बुआई दिख रही है। और उसके बाद ग्राहक को भी ये लोग निचोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जब खरीद इनके पास कानूनन जमाखोरी हो जाएगी इनके पास,
तो उस समय ग्राहक के ऊपर जो है उसके दाम बढ़ाकर ग्राहक को भी निचोड़ने का काम ये लोग करेंगे। तो जमाखोरी को मान्यता देने का लाभ जमाखोर को है, किसान को है, ग्राहक को है, सरकार बताए। अगला सवाल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो बड़ी कंपनियां अदानी अंबानी लाखों हजारों एकड़ में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी किसान से, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद जो छोटा किसान होता है, जो गांव स्तर पर ठेका या पट्टे पे लेकर जमीन, लीज पर लेकर जमीन जो है बड़े जमींदार से या दूसरे किसान से जो अपनी खेती करता है, उन लोगों का क्या होगा? हजारों लाखों ऐसे छोटे ठेकेदार पट्टेदार किसान इस देश में हैं। जब लाखों एकड़ जमीन अदानी अंबानी लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, तो वो तो केवल मजदूर बनके या बेरोजगार बनके रह जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था बाकी मुल्कों से अलग है। इस बात का ध्यान सरकार ने क्यों नहीं रखा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी कंपनियों के लाने से पहले ये क्यों नहीं सोचा? सरकार बताए। अगला सवाल, एफसीआई जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस कमेटी की रिपोर्ट में एफसीआई की खरीद को धीरे धीरे कम करने की सिफारिश है। फूड सब्सिडी को धीरे धीरे कम किया जाए और ना सिर्फ एफसीआई की खरीद को कम किया जाए, मगर पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन डिपो के माध्यम से गरीब आदमी को जो अनाज वितरण की व्यवस्था है, उसमें भी धीरे धीरे कटौती की जाए। क्या ये सही नहीं है कि ये तीनों विधेयक शांता कुमार रिपोर्ट के कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने तैयार किए? ना सिर्फ ये कि एफसीआई से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की खरीद को कम करने की सिफारिश आई शांता कुमार कमेटी की, स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया कि जो सरप्लस स्टेट्स हैं उनसे खास तौर पे भारी कटौती खरीद में की जाए, जिसमें हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा शामिल है। इन प्रदेशों से खरीद में भारी कटौती की सिफारिश आई और इसी साल एफसीआई के बजट में, खरीद के बजट में भारी गिरावट सरकार लेके आई। 1,84,000 करोड़ से घटाकर एफसीआई का खरीद का बजट 1,10,000 करोड़ कर दिया गया। क्या यह सच नहीं है? इसकी मार किसको पड़ेगी? आप एमएसपी तो डिक्लेयर कर दो, आज भी एमएसपी डिक्लेयर है, मक्का आज मार्केट में आ रहा है, बाजरा आ रहा है, एमएसपी डिक्लेयर है, मगर उस एमएसपी पे जब खरीद ही नहीं होगी, जब बजट ही खरीद का नहीं होगा सरकारी एजेंसीज के पास, तो प्राइवेट एजेंसीज कम भाव के अंदर खरीदने का काम करेंगी, केवल नाम मात्र के एमएसपी रह जाएगी। और इसीलिए मैंने कहा एमएसपी को कमजोर करने की तरफ ये सरकार बढ़ी है। क्या सरकार इस बात पे जवाब दे? शांता कुमार कमेटी को सरकार शांता की सिफारिशों को क्या मानने की तरफ नहीं बढ़ रही? अगला प्रश्न, सरकार कहती है कहीं भी जाके बेच सकते हैं किसान। सरकार बताए कौन सा प्रदेश है, हरियाणा का किसान कौन से प्रदेश में अपना धान, अपना गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास, अपनी कोई भी फसल कौन से प्रदेश में, कौन सी मंडी हरियाणा के किसान के स्वागत में बैठी है, कहां पे जाके अपना बेचने का काम करेगा। आज व्यवस्था यह है क्योंकि हमारा मंडी प्रक्रिया हमारी मजबूत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद होता है, तो बाकी प्रदेशों के किसान हमारे आते हैं। कल को आप हमारे कमजोर करेंगे, हमारा किसान कहां जाएगा? कौन सा प्रदेश है सरकार बताए? क्या कोई प्रदेश इसमें आगे आ रहा है कि हरियाणा किसान वहां पे अपना प्रोड्यूस लेके जाए? अगला प्रश्न, सरकार कहती है बिचौलियों पे चोट है। मैं प्रश्न पूछता हूं, अगर ये जो प्राइवेट कंपनियां बड़े पैमाने पे खरीद में आ जाएंगी, अदानी और अंबानी, तो ये जो अदानी और अंबानी किसान से खरीदेंगी, जमाखोरी की जाएगी, कानूनन बड़े पैमाने पर स्टोरेज किया जाएगा इन कंपनियों द्वारा और ग्राहक को दिया जाएगा, तो क्या ये कंपनियां किस श्रेणी में आती? क्या ये किसान है? क्या ये कंपनियां ग्राहक हैं या ये कंपनियां बिचौलिए हैं? आज तो आप कमीशन एजेंट एफसीआई के कार्ड के मतलब एफसीआई का कमीशन एजेंट, उन एफसीआई कमीशन एजेंट्स को आप बिचौलिए बता रहे हो कि उन पे हम चोट मार रहे हैं, मगर इतने बड़े बिचौलिए आप जो बीच में लेके आ रहे हो, ये बिचौलिए क्या किसान को प्रॉफिट देंगे या अदानी अंबानी अपने जो है कंपनियों के प्रॉफिट के लिए काम करेंगे? ये भी सरकार बताने का काम करे। एफसीआई पे तो फिर भी सरकार का नियंत्रण है, एफसीआई को तो सरकार जो है इस बाध्य कर सकती है, मगर क्या इन कंपनियों को बाध्य कर पाएगी? सरकार इसका बताए। आखिरी मेरे जो दो प्रश्न हैं, पहला
तो प्रश्न ये है कि हरियाणा के प्रतिपक्ष में हरियाणा की सरकार कहती है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। एक स्कीम शायद शुरू करी है कि दूसरे प्रदेश का कोई किसान हरियाणा में नहीं आ सकता, और अभी भी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं दूसरे प्रदेश का कोई किसान मक्का और बाजरा लेके आज हमारी किसान हरियाणा में आएगा तो उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये पूरी योजना ही इस बात की है कि दूसरे प्रदेश का किसान हरियाणा में नहीं आए। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ संसद में आपने आज ये पारित कर दिया, 2 विधायक तो आज कर दिए, एक अभी 2-4 दिन में हो जाएगा, जिसमें किसी प्रदेश से कोई लेके आए तो कहीं भी गुंजाइश नहीं है आपको उसको कानूनन रोकने की। दूसरी ओर धान घोटाला हमने देखा, जहां सस्ते में बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पे सस्ता धान मिल रहा था, वहां के कई लोगों ने, ट्रेडर्स ने वहां से धान उठाया और हरियाणा की मंडियों में जो है उस हरियाणा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर धान घोटाला करने का काम किया। तो कल तो ये सारा घोटाला ही नहीं तो कानूनन चीजें हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें इतना विरोधाभास है, इतने अंतर विरोध हैं जो हरियाणा की सरकार जो कह रही है, और ये जो बिल जो आज जो पारित हुआ है इसको सरकार बताए कि क्या अंतर विरोध नहीं है। अगला प्रश्न, सरकारी खरीद की बजाय प्राइवेट खरीद होगी तो क्या होगा? प्राइवेट खरीद के माध्यम से जो सरकारी खरीद यानी कि खरीद करने के बाद एफसीआई के माध्यम से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन डिपो से सस्ता अनाज, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हरियाणा में सबसे पहले हुआ था, आपको याद होगा, 2 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो धान और 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो गेहूं। आज वो फूड सिक्योरिटी को तो भूल गए, अब उस पीडीएस को, उस राशन डिपो को भी कमजोर करने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। जब अदानी और अंबानी खरीदेंगे तो रिलायंस फ्रेश के और अदानी के स्टोर्स के माध्यम से गरीब आदमी तक जो है और बाकी ग्राहकों तक वो अनाज पहुंचाने का, खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया जाएगा। ऐसे में गरीब आदमी पे भी बड़ी भारी चोट पहुंचेगी। इसका लेकर सरकार जवाब दे कि क्या ये एमएसपी और प्रोक्योरमेंट के साथ साथ पीडीएस पे भी चोट है कि नहीं। और अंतिम प्रश्न, मंडियों से जो फीस की व्यवस्था आती है, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर भारी बजट हमारा मंडियों के माध्यम से कलेक्ट होता है, तो उससे ना सिर्फ कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है मगर मंडियों की भी व्यवस्था की जाती है। तो जब ये फीस आनी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी तो क्या ये धीरे धीरे मंडियां, जैसे बाकी सब चीज आपने निजी हाथों में देने का काम आप कर रहे हैं, सौंपने का काम कर रहे हैं, तो मंडियों को भी एक तरीके से आप मंडियों में जो सारे एम्प्लॉयज हैं, जो मंडियों पे देखरेख की में जो खर्चा आता है, वो सारे उनके अभाव में क्या मंडियों की व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। ये भी एक हमारा प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न हैं, और भी बहुत से प्रश्न हैं, मगर टीस है इस बात की कि सरकार ने अनसुनी करी, देश के किसान की अनसुनी करी और इसको पारित करने का काम किया। आज 3 में से 2 आज पारित किए गए। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, इन प्रश्नों के उत्तर सरकार को देने चाहिए। ये सारी कंसर्न सरकार के कान तक मैं पहुंचाना चाहता था। मुझे पता है कि आप सब साथियों को मेरी चिंता है। पिछले 12 दिन से, जब से मैं कोरोना में जो है यहाँ अस्पताल में एडमिट हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और इसीलिए मैंने टेस्ट कराया था। मैं चाहता था कि अगर नेगेटिव आ जाए तो मैं राजस्व में पहुंचूं यहाँ से सीधा और कुछ अपनी बातें वहां पे रख पाऊं। दुर्भाग्यपूर्ण आज तो पॉजिटिव आया है, मगर फिर एक आध दिन में जब डॉक्टरों का सुझाव होगा दोबारा मैं टेस्ट कराऊंगा और आपके आशीर्वाद से निश्चित तौर से कोरोना को हराकर एक बार फिर आपके बीच में भी पहुंचूंगा और संसद में भी पहुंचूंगा। संसद से लेकर सड़क तक कंधे से कंधा मिलाकर अपने किसान, गरीब, छोटे व्यापारी, मजदूर भाई के साथ मिलकर इन काले विधेयकों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में शामिल होऊंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद।